नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे महामैराथन प्रैक्टिस सेट। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हम वही क्वेश्चन को ले रहे हैं दोस्तों जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और ऑप्शन डी है शासन के सिद्धांत की पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। और कौटिल्य कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दोस्तों जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का, उसका एक्सप्लेन आप ज़रूर सुनिएगा ताकि वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था तो कौटिल्य था। और कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर क्या किए थे तो नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद की हत्या करके मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के इतिहास में हम उसे मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धनदेव और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो एक पुस्तक भी लिखा था, उसका क्या नाम है तो याद रखिएगा CU की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। ऑप्शन ए देखिएगा पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी पण्या-अध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी सूनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य काल में पौतवा नामक जो अधिकारी था वो किससे संबंधित था तो माप तौल से संबंधित अधिकारी था। और सीताध्यक्ष क्या था दोस्तों तो सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी था। और सूनाध्यक्ष क्या था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, सूनाध्यक्ष क्या था तो सूनाध्यक्ष नामक अधिकारी बूचड़खाने का अधिकारी था। बूचड़खाने का, जहाँ पे जानवरों की क्या करी जाती थी बलि दी जाती थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग और ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। उनका प्रबोधन है दोस्तों, उनका प्रबोधन। तो इसका राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको और बता दें, इसमें 3 टर्म क्या क्या है महत्वपूर्ण टर्म है इसमें। जैसे कि आपको बता दिया महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है दोस्तों गृह त्याग। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है तो महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। और महापरिनिर्वाण क्या है तो उनकी मृत्यु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, संगम साहित्य में तोलक काव्यम एक ग्रंथ है। ऑप्शन ए देखिएगा तमिल कविता का, ऑप्शन बी तमिल व्याकरण का, ऑप्शन सी तमिल वास्तुशास्त्र का और ऑप्शन डी है बाबू भैया तमिल राजशास्त्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिल साहित्य में तोलक काव्यम तमिल व्याकरण का क्या है तो एक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जगह हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा है, कई एग्जामों में देखा है। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट लगा लेंगे और कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी
विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है वो क्या किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए देखिएगा फाहियान से, ऑप्शन बी अल्बर्नी से, ऑप्शन सी मेगास्थनीज से और ऑप्शन डी है ह्वेनसांग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में बताए थे कि सीयूकी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ह्वेनसांग ने लिखी है। लेकिन फाहियान ने क्या लिखा है, तो फाहियान का पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, फोक्यूकी। और अल्बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है, तो किताबुल हिंद। और मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। भूलिएगा नहीं, आप एक छोटी सी कॉपी बनाइएगा और ये सब मेरी बातें लिख लीजिएगा, ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, ये कीमती हीरे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। ये पिछले बार जो पेट की परीक्षा हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक के समय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय और ऑप्शन डी कुमारगुप्त के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या आया था, भारत आया था। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, कौन विदेशी यात्री भारत आया, तो ह्वेनसांग। और अशोक के समय कौन आया था, तो डायनीसियस। अशोक के समय कौन आया था, तो डायनीसियस। और कुमारगुप्त कौन है, तो यही कुमारगुप्त है दोस्तों, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। यही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करवाया था, तो स्थापना करवाया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी है ऋषिपत्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया क्या है, बोध गया वह पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पे क्या हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था। और ऋषिपत्तनम में क्या हुआ था, तो इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी सुभद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुभद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए देखिएगा एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऑप्शन डी ऊसर भूमि। ऑप्शन डी है ऊसर भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता से संबंधित है। और कितने लोग तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या मारेंगे, मौर्य काल में सीता जैसे नाम देखते ही मार देंगे क्या, एक देवी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए देखिएगा भगवत गीता में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में और ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा फोक्यूकी, ऑप्शन बी इंतु,
ऑप्शन सी सियुकी और ऑप्शन डी सिकिया पोनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीनी लेखक, माफ़ करिएगा, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है इंतु, यानी चीनी लेखक भारत को किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं, कहते हैं, जो भी हो, तो इंतु नाम से। और आपको याद होगा कि चीन में क्या होता है, बच्चों का जब नाम रखा जाता है, जब बच्चों का जन्म होता है तो उनका नामकरण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, ऊपर एक थाली उछाल दी जाती है और थाली नीचे आकर के चिंग चांग चुंग चिंग जैसे गिरता है, बस उसी की तरह से बच्चों का नाम भी रख दे, चिंग चांग चुंग चिंग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने और ऑप्शन डी रुद्रदामन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार एग्जाम में देखा है, तो इसको भी नोट लगा लेंगे। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया या कराया? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी है क्या, ऑप्शन सी है आपका अशोक और ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी रुद्रदामन ने क्या किया था, तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी अपने पैसे से करवाया था, किसी और लेबरों मेहनत से करवाया, लेकिन अपना खर्च किया था, उसमें अपना पैसा खर्च किया था। और रुद्रदामन है कौन, तो रुद्रदामन, थोड़ा सा रुद्रदामन के विषय में आपको बता दें, तो रुद्रदामन है कौन, तो रुद्रदामन एक शक शासक है। रुद्रदामन कौन है, एक शक शासक है। और उसने क्या लिखा है, तो जूनागढ़ अभिलेख इसने खुदवाया है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस भाषा में, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। और सर्वप्रथम इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोक का दादा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ इसमें उत्कीर्ण करवाया है। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। कहाँ पे, तो सौराष्ट्र में, अब वर्तमान गुजरात में स्वर्णसिकता और पालसी नदी पर बांध बना करके। ये वाला हमारा वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, ताकि आप देख सकते हैं। और मैं आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा एकदम 100% आपके दिमाग में एकदम ऐसे छप जाएगा जो कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऋग्वैदिक कालीन के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक कालीन के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए देखिएगा भूमि को, ऑप्शन बी गाय को और ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी है यह स्त्रियों को और ऑप्शन डी है क्या, जल को। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऋग्वैदिक कालीन के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी गाय को और ऑप्शन सी है स्त्रियों को और ऑप्शन डी है जल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय को सबसे मूल्यवान चीज़ समझा जाता था। कभी मत भूलिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए जारी किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन ए देखिएगा भीम कड़फिसस, ऑप्शन बी कुजुल कड़फिसस, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हुबिस्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी भीम कड़फिसस जो शासक था, एक कुषाण वंश का शासक है। सबसे पहले तो याद रखिए कुषाण वंश की स्थापना किसने किया, तो कुषाण वंश कैसे याद करना है, क से कुषाण, क से कुजुल कड़फिसस, बस। तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने किया था। नाम भी इसका बड़ा अजीब व गरीब है। और इसके बाद से आगे जो शासक हुआ, इसका उत्तराधिकारी भीम कड़फिसस, इसने सोने के सिक्कों को नियमित रूप से प्रचलन में लाया था। और कनिष्क के विषय में तो आप जानते ही होंगे, एक महान शासक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है।
ऑप्शन ए देखिएगा 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रुक्मिणदेही स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी वेनसांग के विवरण द्वारा और ऑप्शन डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो याद रखिएगा कलिंग क्वेश्चन कहता है कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ऑप्शन नंबर ए यानी 13वें शिलालेख द्वारा, अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। और याद रखिएगा कलिंग युद्ध एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद ऐसे रखना है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा 13वें शिलालेख द्वारा, ऑप्शन बी रुक्मिणदेही स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी वेनसांग के विवरण द्वारा और ऑप्शन डी है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख द्वारा। और इस यही बता रहे थे हम आपको इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद रखना है 13 युद्ध जब पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा युद्ध में किसका प्रयोग होता है, तो तीर और धनुष का प्रयोग होता है। तो यह आपका एक है, यह आपका क्या है 3 है, तो बस इसी 3 को इस एक में क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या धनुष हो जाएगा। और याद रखिएगा 13वें शिलालेख में क्या है, तो युद्ध से संबंधित बातें हैं, कलिंग युद्ध से संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन ए देखिएगा पुजारी के लिए, ऑप्शन बी स्त्री के लिए, ऑप्शन सी गाय के लिए और ऑप्शन डी ब्राह्मण के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वही क्वेश्चन है जो आपको अभी पिछले कराए थे, किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, तो वही क्वेश्चन है। तो गाय के लिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। और अघन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, अघन्य का मतलब होता है अघन्य जिसे क्षति न पहुँचाया जाए या जिसे न मारा जाने वाला योग्य, यानी गाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन ए देखिएगा गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब भारत, ऑप्शन सी पंजाब पाकिस्तान, ऑप्शन सी माफ़ करिएगा ऑप्शन डी है काबुल अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में क्या है, तो हड़प्पा पूरा स्थल है। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। ऑप्शन ए देखिएगा गाय को, ऑप्शन बी बकरी को, ऑप्शन सी कुत्ता को और ऑप्शन डी बैल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले कुत्ता को क्या किया गया था, तो पेट यानी पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर, थोड़ा सा मिस्टेक और हुआ है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर यहाँ पे था धौलावीरा। चलिए हम आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो धौलावीरा यानी हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नामक स्थल कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था। ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, ऑप्शन बी प्रसेनजीत, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी महापद्मानंद।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत कहाँ का था? तो कौशल महाजनपद का क्या था? राजा था। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मगध। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मगध। और बिंबिसार कौन था दोस्तों? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसे श्रोणिक कहा जाता है। और इसी का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। इसको क्या कहा जाता है? कुड़िक कहा जाता है। और अजातशत्रु ने क्या किया था? तो अपने पिता को मरवाकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। वैसे दोस्तों हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो एकदम आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? देख रहे हैं कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा सांची, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी भरहुत, और ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सारनाथ। और अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ऐसे पकड़ने का सोचिए। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश, यानी पहली बार गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो बस हो गया राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए देखिएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, और ऑप्शन डी सांची। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर किसने बसाया था? तो याद रखिएगा उदयन या उदयभद्र ने सोन एवं गंगा नदी के तट पर संगम पर यह नगर बसाया था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? यानी बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं वो कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा अश्वघोष, ऑप्शन बी पाशर्व, ऑप्शन सी वसुमित्र, और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। और अश्वघोष हैं कौन? किस काल से संबंधित है? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो किस काल से संबंधित है? तो कनिष्क के काल से संबंधित है, यानी कुषाण काल या कनिष्क के काल से संबंधित हैं। और याद रखिएगा कनिष्क के समय क्या हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, और उसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष थे। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, माफ करिएगा 26, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, और ऑप्शन डी श्रीगुप्त का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। दरबारी कवि ही नहीं था बल्कि उसका युद्ध मंत्री शांत विग्रही। और हरिसेन ने क्या किया था? याद रखिएगा, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और प्रशस्ति का मतलब होता है क्या दोस्तों? राजा की प्रशंसा। उसमें राजा की प्रशंसा या बातें लिखी गई है, राजा ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्या कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है। और यह किसको पराजित किया था? तो रुद्र सिंह एक शक शासक था, रुद्र सिंह तृतीय। इसको कैसे याद रखना है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। द्वितीय ने तृतीय को पराजित किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? वाह क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? और
एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा घुमा दिया जाए इसको। कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे या उनके नवरत्नों में से एक थे। जब हम एक प्रैक्टिस सेट करा रहे थे दोस्तों, वहाँ पे हम आपको बता दिए थे नवरत्न किससे संबंधित है, अष्टप्रधान किस शासक से संबंधित है, या किस साम्राज्य से संबंधित है, या एक अष्टकवि होता है, वो भी हम आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन ए देखिएगा हरिशेन का, ऑप्शन बी रवि कीर्ति का, ऑप्शन सी कालिदास का और ऑप्शन डी बाणभट्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ? निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ? थोड़ा सा आपको हम काफ़ी पीछे लेकर चल रहे हैं, हड़प्पा से भी पहले। ऑप्शन ए देखिएगा मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नव पाषाण काल में सर्वप्रथम क्या हुआ था? कृषि का उत्पादन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? एक क्वेश्चन आप आ गया जैन धर्म से संबंधित। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी पावापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लुम्बिनी महावीर स्वामी से क्या है? तो लुम्बिनी नामक स्थल महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बाकी ये तीनों जो स्थल है वैशाली, चंपा और पावापुरी में क्या हुआ था? पावापुरी में तो इनकी मृत्यु हुई थी और वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? ऑप्शन ए देखिएगा कुणाल, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी जालौक और ऑप्शन डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहद्रथ। और याद रखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। और इसका सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और उसने क्या कर दी, ये थोड़ा सा कमज़ोर शासक था, थोड़ा दुर्बल निर्बल टाइप का शासक था। तो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था और क्या कर दिया, इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ऑप्शन ए देखिएगा शक, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पहलव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा कनिष्क, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी रुद्रदामन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। और जूनागढ़ अभिलेख है किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये तो एकदम गोलू टाइप का क्वेश्चन है, फूंक देंगे या उड़िया जाएगा इस। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा अशोक को,
ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और याद रखिएगा विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बीजों को देखते हुए, बीजों की प्रशंसा करते हुए इसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे? निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए देखिएगा कालिदास, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों का मतलब है दोस्तों कालिदास और अमर सिंह। लेकिन हरिसेन किसके दरबार से संबंधित है? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार से संबंधित है। और कालिदास का 4-5 पुस्तकें हैं या रचना है, नाटक है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अमर सिंह ने क्या लिखा है इसको जान जाइए आज। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, अमरकोश संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों की नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। थोड़ा आप भी एंजॉय करते रहिए बीच बीच में। हमारा तो वैसे मुंह दर्द करने लग रहा है बोलते बोलते, हालांकि कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य काल को, ऑप्शन बी वैदिक काल को, ऑप्शन सी गुप्त काल को और ऑप्शन डी कुषाण काल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? अनूठा ब्राह्मण ऑप्शन ए देखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी है दोस्तों। इसने अपने आप को क्या कहा है? अनूठा ब्राह्मण कहा है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलवाया था? तो शीशे का सिक्का सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त संवत की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की? पहले ऊपर का लाइन देख लीजिए, गुप्त संवत की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप अपने पास अपने माइंड के डिक्शनरी में बचा कर रखिए, ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ताकि आने वाले समय में आपको आने वाले परीक्षाओं में इसका उपयोग कर पाएँ आप। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम बुद्ध ने किससे ज्ञान प्राप्त किए थे? सर्वप्रथम बुद्ध ने किससे ज्ञान प्राप्त किए थे? क्वेश्चन में यही पूछ लिया, इसी तरह से पूछ लेता कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पे क्या हुआ है? घुमा दिया है। ऑप्शन ए देखिएगा उपगुप्त, ऑप्शन बी अलार कलाम, ऑप्शन सी भद्री और ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे और इन्हीं से सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किए। लेकिन इनके एक गुरु और हुए, उदक राम पुत्र। और याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश किसे देना चाहते थे? तो अपने दोनों गुरु अलार कलाम और उदक राम पुत्र को देना चाहते थे। लेकिन ज्ञान प्राप्ति
ज्ञान प्राप्त हो गया था इनको, लेकिन लेकिन अपना धर्मोपदेश देना जब चाह रहे थे तो क्या हुआ था, इनके दोनों गुरुओं की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, सारनाथ में 5 पंचभगी ब्राह्मणों को क्या किया था, अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसको आप अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो आप हमारा बौद्ध धर्म का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है 41 हाँ, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए देखिएगा दिव्यावदान, ऑप्शन बी महावंश, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी खुद्दक निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के विषय में क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद वाला अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आप जिंदा रहेंगे दोस्तों, तब तक आपको याद रहेगा। आप सोए रहेंगे, आपकी बीवी, आपका भाई, आपका दोस्त कोई भी पूछेगा तो आप खड़ाक से ना बस नींद में ही बता देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, न्याय दर्शन के प्रेरता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रेरता कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा जैमिनी, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी कणाद और ऑप्शन डी पतंजलि। माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में हमसे, गौतमी नहीं है, गौतम है, गौतम। एक मात्रा से कहीं ना कहीं क्या से क्या हो जाता है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा जैमिनी, ऑप्शन बी गौतम ऋषि, ऑप्शन सी कणाद ऋषि और ऑप्शन डी पतंजलि। बाबा रामदेव वाला नहीं, वो पुराने समय के पतंजलि थे, प्राचीन काल के, जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन के क्या थे, प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए देखिएगा सोलंकियों ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी परमारों ने और ऑप्शन डी है बाबू भैया आपका प्रतिहारों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोलंकियों के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का क्या किया गया था, तो निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44, हित बुधे जाते शाक्य मुनि, हित बुधे जाते शाक्य मुनि, यह उद्धरण कहाँ अंकित है? यानी यह बात कहाँ लिखी गई है, किस जगह? ऑप्शन ए देखिएगा सारनाथ स्तंभ लेख पर, ऑप्शन बी कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, ऑप्शन सी लुम्बिनी स्तंभ लेख पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुम्बिनी स्तंभ लेख पर क्या लिखा गया है, तो हित बुधे जाते शाक्य मुनि। इसका अर्थ क्या होता है, यानी गौतम बुद्ध यहीं पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप है कहाँ, तो एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप आपका। जाइए आप भी उसका लुत्फ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46, सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद महाकाव्य या काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए देखिएगा अश्वघोष का, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति और ऑप्शन डी भास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्वघोष की रचना क्या है, सौंदरानंद काव्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था। ऑप्शन ए देखिएगा कौड़ी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी पण, ऑप्शन डी निष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और प्राचीन समय में निष्क क्या था दोस्तों, तो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में निष्क क्या था, तो निष्क गले का हार था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बस जो दिमाग के बत्ती
जलाने और बुझाने में काम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यानी 48, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। और देखिए एकदम सरल सा क्वेश्चन है और पूछा कब गया है तो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है 2 साल पहले। यूजीसी नेट की परीक्षा में क्वेश्चन है पूछा गया है 2 साल पहले। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। ऑप्शन ए देखिएगा पुष्पचूला, ऑप्शन बी विशाखा, ऑप्शन सी चंदना और ऑप्शन डी सुजाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से क्या कारण था। ऑप्शन ए देखिएगा भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी सामरिक स्थिति, ऑप्शन सी योग्य एवं शक्तिशाली शासक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी याद रखिएगा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था तो मगध। और क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन ए देखिएगा जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी लोकायत और ऑप्शन डी आजीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसका पिता कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य। वो किसका था, किस संबंध से तो जैनी था। भद्रबाहु के निर्देश में कर्नाटक चला गया वो। और बिंदुसार का पुत्र कौन है तो अशोक है, वो क्या था बौद्ध हो गया। तो आज के रहे दोस्तों 50 क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि पोल्टी का तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा कर चुका है कि पोल्टी से 100 क्वेश्चन रहेगा और एंशिएंट से भी 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन आने वाले 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको। रात को 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी इसकी। 50 क्वेश्चन जो एंशिएंट का आपका बचा है। बाकी अगले दिन आपका 50 क्वेश्चन मॉर्निंग में क्या होगा मेडुअल का मिल जाएगा और 50 क्वेश्चन शाम को मिल जाएगा आपको मैराथन मेडुअल का 9 बजे। और अगले दिन मॉडर्न का कर देंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट हमें करते रहिए, इसलिए आपका एक कमेंट दोस्तों हमारे लिए सच बताऊं एकदम टॉनिक का काम करता है। और आप नहीं कमेंट करते हैं तो एकदम वो पूरा दिन एकदम ऐसे एकदम निराश टाइप का बीत जाता है। लेकिन जिस दिन भर के कमेंट आप लोगों को आता है उस दिन एकदम बॉडी में एनर्जी रहती है एकदम टॉनिक के जैसे ही। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आपके पास ग्रुप हो उस सब ग्रुपों में शेयर करिए ताकि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।